जादुई गाय और भोला। एक गांव में एक बच्चा भोला रहता था। वो इस दुनिया में अकेला था। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। वो अपना ज़्यादा समय शिवजी के मंदिर में बिताता था। उसकी यदि कोई मदद करता तो वह कहता उसे मदद नहीं चाहिए। मैं काम करना चाहता हूँ, यदि कोई मुझे काम देगा तो मैं उसे जी जान से करूँगा। एक दिन एक व्यापारी मंदिर में आया। व्यापारी को भोला पर तरस आया तो उसने भोला को कुछ पैसे देना चाहे। ये लो बेटा, इस पैसे से कुछ काम शुरू करो। नहीं जी, मुझे आप काम दीजिए, मैं पैसे नहीं लूँगा। ठीक है, तो तुम मेरा एक काम करो। मैंने सुना है कि मेरे घर के बाहर पेड़ पर कोई भूत रहता है। अगर तुम उसके नीचे एक रात गुजार लो तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ठीक है, मैं आज रात आपके घर के बाहर ही सोऊंगा। रात को भोला पेड़ के नीचे लेट गया और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। ये देखकर भूत घबरा गया। अरे, लगता है ये लड़का मुझे यहाँ से भगाना चाहता है, इसलिए ये मंत्र पढ़ रहा है। ये लड़के, ये क्या कर रहे हो? भागो यहाँ से। नहीं, मैं कुछ जरूरी काम से यहाँ आया हूँ और पूरा करके ही यहाँ से जाऊंगा। देखो, मेरी बात मान जाओ। नहीं। देखो लड़के, देखो, मुझे यहाँ से मत भगाओ, मैं तुझे इसके बदले एक गाय दूंगा। ठीक है, तुम कहते हो तो तुम्हें यहाँ से नहीं भगाऊंगा। ये लो गाय। सुबह होने पर भोला व्यापारी से पैसे लेकर वहाँ से चला गया। उसने गाय को मंदिर के बाहर खड़ा किया, जाकर शिवजी पर जल चढ़ाया और बाहर वापस आकर गाय को प्रसाद खिलाया और उसकी पीठ पर हाथ फेरा। भोला के हाथ फेरते ही गाय ने उसे एक सोने का सिक्का दिया। ओ, अब समझा, ये तो जादुई गाय है। भोला उस गाय को अपने घर ले गया और उसकी सेवा करने लगा। भोला, तुम्हारे पास जो पैसे हैं उनसे तुम एक साइकिल ले लो और गाय का दूध बेचकर व्यापार शुरू करो। भोला ने वैसा ही किया। उसने गाय का दूध बेचना शुरू किया और जब किसी को मदद की जरूरत पड़ती तो वो गाय की पीठ पर हाथ फेरता और गाय उसे सोने का सिक्का देती। वो उन सिक्कों से औरों की मदद करता। सीख, हमें मेहनत और अच्छाई को ही अपना आधार बनाना चाहिए। हीरे की मिर्ची। एक गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। वो स्वभाव से बहुत ही अच्छा और नेक दिल था। वो पास ही के शहर में एक होटल में वेटर का काम किया करता था। उससे किसी गरीब का दुख नहीं देखा जाता था, जबकि उसके पास भी बहुत कम ही पैसे थे। लेकिन फिर भी वो अगर किसी को भूखा देखता तो अपने पास से खाना खिला दिया करता था। उसकी इस आदत से होटल के मालिक बहुत परेशान थे। अबे रामू, तू क्या करता है बे? इतना कमाता नहीं है, उतने का तो गरीबों को खाना खिला देता है। देख भाई, मैं तो तुझे मुफ्त में खाना खिलाने वाला नहीं हूँ। अरे सेठ जी, क्या फ़र्क पड़ता है? 100 रुपये कमाता हूँ तो 10 रुपये इन गरीबों को खिला देता हूँ। और मैं भला कौन सा आपसे मुफ्त में लेता हूँ? मेरी तनख्वाह से पैसे काट लीजिए। अरे ठीक है भैया, जैसी तेरी मर्जी। होटल के मालिक और बाकी दोस्तों के समझाने के बावजूद भी रामू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो ऐसे ही अपनी सेवा करता रहा। एक दिन गर्मियों की दोपहर को बहुत कम काम होने के कारण वो होटल के दरवाजे के पास बैठा हुआ था। तभी अचानक उसने देखा कि एक बहुत ही बुजुर्ग गरीब इंसान लड़खड़ाता हुआ उसके होटल की तरफ आ रहा था। वो दिखने में ही बहुत बदहाल, बेहाल और भूखा लग रहा था। उसने रामू को देखकर रामू से कहा, बेटा, कई दिनों से बहुत भूखा हूँ, क्या कुछ खाने को और पीने को पानी मिल सकता है? हाँ बाबा, आइए आप यहाँ बैठिए, मैं अभी आपके लिए खाने को लेकर आता हूँ। रामू ने उसको दरवाजे के पास बिठा दिया और होटल के अंदर से जाकर अपनी आदत अनुसार उसके लिए खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आया और पीने के लिए ठंडा पानी भी लेकर आया। उस बुजुर्ग इंसान ने खाना और पानी पीने के बाद रामू का धन्यवाद किया। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब जाके जान में जान आई है। बेटा, तुम सच में बहुत नेक इंसान हो। मेरे पास ये कुछ मिर्ची के बीज हैं, अगर तुम्हारे पास खेती लायक जगह है तो इन्हें वहाँ लगा देना, तुम्हारा भला होगा।
ठीक है बाबा, जैसी तुम्हारी मर्जी। रामू को वो मिर्ची के बीज देकर बूढ़ा वहां से चला जाता है। संडे को छुट्टी वाले दिन रामू अपने गांव जाकर वो सारे मिर्ची के बीज अपने खेत में लगा देता है। और अगले दिन जब वो उठता है तो अपनी खिड़की से अपने खेत में देखकर हैरान हो जाता है। उसका पूरा खेत मिर्ची के पौधों से भर गया था, लेकिन उनमें हरी नहीं, हीरे की तरह चमकने वाली मिर्चियां लगी थी। रामू भागकर अपने खेत में जाता है और वो एक मिर्ची तोड़कर उसका स्वाद चखता है। उस मिर्ची का स्वाद बहुत ही तीखा और अच्छा था। हे प्रभु, ये तेरी कैसी लीला है, हीरे जैसी मिर्चियां। रामू सारी मिर्चियां तोड़कर शहर ले आता है। वो मिर्चियां देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उसकी हीरे की मिर्चियां बड़े ही अच्छे दाम पर बिक जाती हैं। अगले दिन रामू फिर देखता है कि उसका खेत फिर से हीरे जैसी मिर्चियों से भर चुका था। उसकी मिर्चियों की पूरे शहर में चर्चा होने लगी और बाहर के शहरों से भी व्यापारी उससे मिर्चियां खरीदने आने लगे। और अब हीरे जैसी मिर्चियां रामू के लिए वाकई ही हीरा साबित हुई। और धीरे धीरे रामू की इतनी कमाई हुई कि रामू ने होटल खोल लिया और वहां पर बड़ी ही ईमानदारी से लोगों को साफ सुथरा खाना खिलाने लगा। लेकिन उसने गरीबों को खाना खिलाना नहीं छोड़ा। इसीलिए कहते हैं, नेक दिली से कोई भी काम करो तो भगवान उसका फल जरूर देते हैं। एक गांव में श्याम नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही गरीब था। वो शहर में एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे रिक्शा चलाने का काम किया करता था। वो बहुत ही ईमानदार था। उसकी बीवी कमला गांव में लोगों के घरों में काम करके अपने पति का हाथ बटाया करती थी और उसके दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ने जाया करते थे। श्याम का छोटा सा परिवार अपने कम साधनों में बड़ी सुखी से रहा करता था। एक साल गर्मियों के मौसम में जब श्याम घर वापस आया तो उसने अपनी पत्नी से कहा, कमला, आज मैं बहुत थक गया हूँ, बाहर बहुत गर्मी है। उसकी बात सुनकर उसके बेटे ने उससे कहा, हाँ पापा, बहुत गर्मी है। आप घर में एसी क्यों नहीं लगवा देते? हमारे स्कूल में एसी लगा है, बहुत ठंडी हवा आती है। उसकी बात सुनकर उसकी बड़ी बहन ने उससे कहा, अरे संजू, पता है एसी कितना महंगा आता है? और तुझे पता तो है हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। चल मैं तुझे पंखा कर देती हूँ, तू सो जा चुपचाप। और ऐसा कहकर श्याम की बेटी अपने भाई को पास पड़े अखबार से हवा करने लगती है और वो सभी सो जाते हैं। लेकिन श्याम के मन में अपने बच्चों की बात घर कर जाती है और वो सोचता है कि अपने सेठ जी से एक एसी मांग लेगा। अगले दिन जैसे ही श्याम अपनी दुकान पर पहुंचता है तो उसका सेठ उससे कहता है, अरे भाई श्याम, ये 4 एसी जरा राधानगर में देकर आ जाओ और हाँ, जल्दी देकर वापस आना। जी सेठ जी, आपसे एक बात करनी है। भाई बात बाद में, तुम पहले एसी देकर आओ, ठीक है? श्याम एसी लेकर राधानगर के लिए निकल पड़ता है और वहाँ पर लोगों के एसी देकर जब वो वापस आता है तो देखकर हैरान रह जाता है कि एक आदमी दुकान लूट रहा था। तभी श्याम को छोटे दरवाजे के पास पड़ा एक डंडा दिखाई देता है और वो हिम्मत करके उस डंडे से उस लुटेरे पे वार कर देता है। अचानक हमला होने के कारण वो लुटेरा संभल नहीं पाता और वो वहीं गिर जाता है। लुटेरे को गिरता देखकर बाकी स्टाफ और सेठ जी लुटेरे को पकड़ लेते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। सभी लोग श्याम की बहुत तारीफ करते हैं। सेठ जी श्याम से कहते हैं, अरे भाई श्याम, तुमने तो आज हमें लूटने से बचा लिया। अच्छा, तुम कुछ कहना चाहते थे? वो सेठ जी, मैं तो बस आपसे एक एसी किश्तों पर मांगने के लिए कह रहा था। श्याम की बात सुनकर सेठ जी ने उसे एसी देते हुए कहा, अरे भाई, ये मेरी तरफ से तुम उपहार रखो, तुमने तो आज पूरी दुकान को लूटने से बचाया है। भाई, हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी। और श्याम सेठ जी का धन्यवाद करता है और एसी लेकर खुशी खुशी घर वापस आता है और घर आकर एसी को लगा देता है। ये देखकर उसके बच्चे बहुत खुश होते हैं। हुर्रे, हमारे घर एसी आ गया। और वो लोग रात को चैन की नींद सोते हैं, वो भी एसी की ठंडी ठंडी हवा में। छुटमलपुर गांव में रतन नाम का एक किसान रहता था। उसके पास खेती के लायक थोड़ी सी जमीन थी जिससे उसका गुजर बसर नहीं होता था। इसीलिए उसने अपने घर में 3 गायें और एक भैंस पाल रखी थी जिनका दूध बेचकर वो अपना गुजारा किया करता था और उनके गोबर को इकट्ठा कर कर उनके उपले बनाया करता था।
जिन्हें बाजार में बेचकर उसकी थोड़ी बहुत आमदनी हो जाया करती थी, और वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ इस जिंदगी से बहुत खुश था। लेकिन एक दिन उस पूरे गांव पर एक मुसीबत आ पड़ी। बहुत तेज भूकंप आया। क्योंकि सभी लोग समय पर बाहर आ गए थे, किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन सभी के घर टूट गए। सभी लोगों के सामने अब यही समस्या थी कि वो रहेंगे कहाँ। अरे मुखिया जी, अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? हाँ हाँ मुखिया जी बताइए, अब हम रात को कैसे सोएंगे? और अब तो सर्दियाँ भी आने वाली हैं। सभी गांव वालों की बात सुनकर मुखिया ने उनसे कहा, भाई देखो, जो तुम्हारे साथ हुआ है वो मेरे साथ भी हुआ है। मैंने सरकार से गुहार की है, वो जल्द ही हमारे रहने और खाने का इंतजाम करेंगे। और मुखिया के कहने पर सरकारी मदद जल्द ही उनके पास आ जाती है और उन्हें रहने के लिए टेंट, तंबू और खाने के लिए सामान दिया जाता है। सभी गांव वाले सरकार द्वारा दिए गए टेंट और तंबुओं में रहने लगते हैं। सरकार उन्हें जल्द ही उनके मकान बनाने का आश्वासन भी देती है। लेकिन कुछ ही दिनों में भयंकर सर्दियां पड़ने लगती है। लेकिन टेंट और तंबू में रहने के कारण उन लोगों को काफी सर्दी लग रही थी। रतन का परिवार भी सर्दियों से ठिठुर रहा था। लेकिन रतन के लिए सबसे खुशी की बात यह थी कि उसके सारे पशु बिल्कुल जीवित और सही सलामत थे। अगले दिन जब वो अपने पशुओं को खाना देने गया तो उसने देखा कि उसका बेटा वहाँ पास ही गोबर और मिट्टी के साथ कुछ कर रहा था। पापा पापा देखो, मैंने मिट्टी और गोबर का घर बनाया है। देखो देखो कितना अच्छा है। हाँ हाँ ठीक है, जाओ अब पढ़ने जाओ। अपने बेटे के जाने के बाद रतन वहाँ से जाने लगता है। लेकिन अचानक वो मुड़कर देखता है कि उसके बेटे ने वाकई ही मिट्टी और गोबर को मिलाकर एक अच्छा घर बनाया था। अपने बेटे द्वारा बनाए गए खिलौना घर को देखकर रतन के मन में एक आइडिया आता है और अपने घर वाली जगह से सारा मलबा इकट्ठा कर वहाँ पर एक मिट्टी और गोबर का घर बनाने लगता है। सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन रतन किसी की नहीं सुनता और वो मकान बनाना जारी रखता है। कुछ ही दिनों में उसका मिट्टी और गोबर का घर बनकर तैयार हो जाता है और वो अपने परिवार के साथ सरकारी टेंट में नहीं, अपने मिट्टी और गोबर के बनाए घर में रहने लगता है, जो बहुत ही मजबूत और सुविधाजनक था। और बाहर ठंड होने के बावजूद भी उसके अंदर बिल्कुल ही सर्दी नहीं लग रही थी। अब धीरे धीरे पूरे गांव वाले उसका मकान देखने आने लगते हैं और सभी उससे अपने लिए मिट्टी और गोबर का घर बनाने को कहते हैं। और रतन गांव वालों की मदद से धीरे धीरे पूरे गांव के लिए मिट्टी और गोबर के घर बना देता है। सरकारी अफसर जब आकर उसका घर देखते हैं तो वो बड़े खुश होते हैं और वो उस घर को अप्रूव कर देते हैं। और अब सरकार की ओर से सभी भूकंप पीड़ितों के लिए मिट्टी और गोबर के घर बनाने का काम रतन को दिया जाता है, जिससे उससे काफी पैसे भी मिलते हैं।